तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 का जो प्रश्नावली 1.2 है उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सब मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में और सभी संख्याओं के बारे में आपको बता चुका हूँ। आप देख लीजिएगा तो आपको ये वीडियो ज़्यादा समझ में आएगी। देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन है वो सत्य असत्य प्रकार का प्रश्न है। 1.2 में कहता है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। क्या यह कथन सत्य है या असत्य है? देखिए, मैंने आपको जो अपरिमेय संख्या पिछली वीडियो में पढ़ाई हुई थी उसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर हम बात करें अपरिमेय संख्याओं की, अपरिमेय संख्या जो होती है वो होती है आपकी परिमेय संख्याओं का समूह। ठीक है, जितनी परिमेय संख्याएं हैं उनको, उनके समूह को, और जो अपरिमेय संख्याएं हैं उनके समूह को मिला करके अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या के समूह को मिला दें अगर हम, ठीक है, तो मतलब कि अपरिमेय संख्या, सॉरी यहाँ पे एक मिनट रुक जाइए, ये वास्तविक संख्या है। ठीक है, क्या है? वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों जो होती हैं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों क्या होती है? वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो अपरिमेय संख्या है वो वास्तविक संख्या भी होगी। ठीक है, क्योंकि जो परिमेय संख्या हो या चाहे अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, वो सब क्या होंगी? वास्तविक संख्याएं होंगी। इसलिए अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है, परिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। आगे चलते हैं, तो इसलिए कथन क्या हो जाएगा आपका? सत्य हो जाएगा ये कथन। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m यानी कि √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, देखिएगा यहाँ पे पहले हम संख्या रेखा बना लेते हैं। हमने बताया था, पहली वीडियो में बताया था कि जो संख्या रेखा होती है उसका मध्य बिंदु होता है शून्य। शून्य के दाहिने तरफ आपको धनात्मक संख्याएं मिल जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, और इधर आपको ऋणात्मक संख्याएं मिल जाएंगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये संख्या रेखा हो गई। अब हम बात करते हैं जो प्रश्न में कहा गया है, कह रहा है कि प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, आइएगा देखते हैं। जैसे एक को हम क्या लिख सकते हैं? एक को हम लिख सकते हैं √1, क्योंकि अगर एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही आएगा और एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, 2 को हम लिख सकते हैं √4, क्योंकि जब √4 का वर्गमूल निकालोगे यानी कि 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 ही आएगा, और 4 क्या है? एक प्राकृत संख्या। यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है? 4। यहाँ पे अगर 3 को लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे m की वैल्यू हो जाएगी 9, और 9 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आप 4 को लिख सकते हो √16। इस तरीके से आप लिखते जा सकते हो। लेकिन ये कथन सत्य है या नहीं, अब देखिएगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी कि इधर तो ठीक हो जा रहा है, लेकिन अगर हम इधर चले आएँ तो हमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिसका हाँ अगर हम वर्गमूल निकालें तो ऋण 1 आ जाए। ऐसी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, वास्तविक कोई भी संख्या नहीं होगी। इस तरीके से जितनी भी ऋणात्मक संख्या है किसी को भी हम जो है इस रूप में नहीं लिख सकते हैं जहाँ पर m क्या हो? एक प्राकृत संख्या हो। ठीक है, आप समझ रहे रीजन ना? यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं लेकिन इधर जो है नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? कथन आपका असत्य हो जाएगा, क्योंकि संख्या रेखा पर क्या है? ऋणात्मक संख्याएं हैं। आप इसके कारण में लिख सकते हो, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं जिन्हें हम √m के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहाँ पर m एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, चलिएगा, ये कथन क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। आगे देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या यह सही है? प्रत्येक वास्तविक संख्या क्या होती है? एक अपरिमेय होती है? ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय संख्या भी हो सकती है, अपरिमेय संख्या भी हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय होंगी या सभी वास्तविक संख्याएं परिमेय होंगी। दोनों हो सकती हैं, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपका ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। मैं एक उदाहरण भी आपको दे देता हूँ। जैसे ये कथन आपका क्या है? असत्य है। एक परिमेय संख्या का उदाहरण मैं देता हूँ जो कि वास्तविक होगी। परिमेय संख्या, जैसे एक बहुत सीधा सीधा हम उदाहरण ले सकते हैं 1/2 का। ये परिमेय भी है और ये क्या है? वास्तविक भी है। क्या है? वास्तविक भी है। ठीक, और एक अपरिमेय का भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, अपरिमेय। ठीक है, बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, √2। √2 क्या है? ये भी वास्तविक संख्या है और अपरिमेय है। अच्छा, अपरिमेय कैसे है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने आपको अपरिमेय संख्या पढ़ाया था, क्योंकि 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो एक हमको पूर्ण संख्या नहीं मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? अपरिमेय बोलेंगे। ठीक है, और ये दोनों ही वास्तविक संख्याएं हैं। तो वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। आगे चलते हैं, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों
का वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। मतलब कि क्या सभी जो भी धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांकों के बारे में मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, जब मैं आपको संख्या पढ़ा रहा था उसमें मैंने आपको सारी संख्याएं बताई थी, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सब चीज़ बताई थी, आप देख लीजिएगा। तो धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है। कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होती है, यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। बात को सुनिएगा, देखिएगा, पहले हम आपको पूर्णांक बता देते हैं। पूर्णांक क्या होता है? कह रहा है सभी धनात्मक पूर्णांकों का, धनात्मक पूर्णांक हमें लेने हैं तो हमें जैसे ये मध्य बिंदु 0 हो गया संख्या रेखा पर, उसके बाद 1 2 3 ऐसे चलता चला जाएगा। तो चूंकि हमें धनात्मक पूर्णांक लेने हैं तो 0 तो न तो धनात्मक न तो ऋणात्मक, तो कहाँ से शुरू होगा? 1 से शुरू होकर अनंत तक संख्या हमें लेनी है। इसमें देखिएगा, जैसे हम 1 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमें 1 मिलता है। ठीक है, 1 क्या है? एक क्या है? एक देखो यहाँ पे लिखा है परिमेय संख्या है। एक क्या है? परिमेय, क्योंकि हम 1 को 1/1 लिख सकते हैं जो कि परिमेय हो जाएगा। अच्छा, 2 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो अब देखो 2 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये एक अपरिमेय संख्या आएगी, क्योंकि इसका वर्गमूल जो है दशमलव में लंबा सा आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। इसका क्या है? इसका परिमेय है। ठीक है, √3 अगर हम निकालें, √3 भी क्या आएगा? अपरिमेय आएगा, क्योंकि इसका कोई भी पूर्ण संख्या जो है, इसका वर्गमूल निकालेंगे कोई पूर्ण संख्या नहीं आएगी। अब देखते हैं 4 का निकालोगे तो 4 का वर्गमूल 2 होता है जो कि एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका परिमेय हो जाएगा। 2 परिमेय होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसको 2/1 कर सकते हैं और ये परिमेय हो जाएगा, तो परिमेय हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सभी धनात्मक पूर्णांकों का जो वर्गमूल है वो अपरिमेय होता है। यह कथन आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया कि परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। अगर धनात्मक पूर्णांकों का हम वर्गमूल निकालें तो वो परिमेय भी आएगा, यहाँ पे देखिए परिमेय आया हुआ है, और अपरिमेय भी आता है, तो दोनों हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए तो आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है? हमें √5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक है, क्वेश्चन में सिर्फ √5 को ही दिया है, लेकिन आपको √5 को अगर सीखना है तो पहले 2 आपको आना चाहिए, √3 आना चाहिए, फिर √5 को आप बड़े आराम से कर सकते हैं। इसलिए पहले मैं आपको √2 बताऊंगा, फिर √3, फिर आप √5 अपने आप बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे कार्य क्या करना है, जैसे हमें √2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो हम √2 को लिख सकते हैं √1 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, फिर 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 1 मिलके 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से। और आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी रखी होगी, जैसे कोई समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में ये 90 अंश का है, अगर ये A है, ये भुजा B है और ये C है, तो इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग यानी कि A² + B² बराबर होता है इसके स्क्वायर के, C²। बस इसी फार्मूले का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। आइएगा देखते हैं किस तरीके से निरूपित करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक संख्या रेखा बना लेनी है। ठीक है, संख्या रेखा आप कितनी भी बना सकते हैं, जो मतलब सफिशिएंट हो बनाने के लिए। देखिए यहाँ पे एक मैं संख्या रेखा यहाँ पे बनाता हूँ, देखिएगा यहाँ पे एक आपको संख्या रेखा ऐसे खींच लेनी है बड़ी सी। ठीक है, बड़ी से आपको खींच लेनी है। उसके बाद आपको करना क्या है, इस पर थोड़ी सी मार्किंग करनी है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ये हमारा 0 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, 0 है मान लेते हैं। ठीक, और 0 के बाद यहाँ पे इंच वाला, क्योंकि सेंटीमीटर वाला थोड़ा सा ये छोटा पड़ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इंच वाला हम लेते हैं और थोड़ी दूरी पे मार्किंग कर लेते हैं, इकाई दूरी पे। देखिएगा ये यहाँ पे हमने रखा, और ये मान लेते हैं 1 हो गया हमारा, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, इतना बहुत है। ठीक है, थोड़ी दूरी पे हमने इसको मार्क कर लिया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 और ये 4 हो गया। ठीक है, अब देखिए हम करते क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 1 इकाई दूरी है, इसको हम 1 लिख देते हैं। अब 1 पर हम क्या करते हैं, 1 इकाई लंबाई का एक लंब बनाते हैं। यहाँ पे 90 अंश के कोण पे आप देखेंगे, यहाँ से सीधे 1 इकाई के, यहाँ से ये एकदम सीधा होना चाहिए 90 अंश। आप चांदा से भी बना सकते हैं इसको, एकदम 90 अंश पे होना चाहिए। ठीक है, ये अब देखो 1 इकाई का ये है, 1 इकाई का ये है। अब देखो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, अगर हम इसको यहाँ से 0 को यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, देखिएगा ध्यान से ये। ठीक है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, देखिएगा ये फार्मूला जो लिखा है, 1 का स्क्वायर धन B का स्क्वायर, इस तरीके से आप मैच करा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्या है, जितनी दूरी पे है इस दूरी को प्रकार में ऐसे ले लेते हैं यहाँ तक, इस पॉइंट तक, और इसको हम इस तरीके से लेके आते हैं और देखते हैं कहाँ पे ये काटता है। जहाँ पे ये संख्या रेखा को काट रहा है, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हैं, ये वाला पॉइंट जहाँ पे काट रहा है, ये निरूपित करेगा √2 को।
ठीक है। तो ये आपका जो है ये √2 निरूपित करेगा संख्या रेखा पर, और ये जो लंबाई है ये कितनी है, √2 है। ठीक है, अब इस तरीके से ये √2 का निरूपण हो गया, ये वाला बिंदु √2 को दिखा रहा है। अब हम करते क्या है यहाँ पे, जैसे हमें मान लेते हैं √3 को दिखाना है, कितने को, √3 को। ठीक है, √3 को दिखाना है, तो √3 के लिए, तो यहाँ पे आप देखेंगे √3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, √2 ले लेते हैं, √2 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। देखो √2 का स्क्वायर 2 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 और 1 मिलकर 3 हो जाएंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हमारा √2 बना हुआ है, हम 1 और ले लेते हैं। 1 कैसे लेंगे देखिएगा ध्यान से, जितने हमने यूनिट में खींचा था, हमने इधर से खींचा था, तो इसको हम क्या करते हैं 1 पे रख, यहाँ पे ऐसे रखें और एकदम सीधा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा यहाँ पे हमने क्या किया, 1 इकाई का, जैसे हमने वहाँ खींचा था, यहाँ से लेकर के 1 इकाई का खींचते हैं और एकदम लंबवत होना चाहिए। आप 14 से भी खींचेंगे, ये एकदम लंबवत होना चाहिए। और √2 ये है, देखिए √2 का स्क्वायर और ये 1 इकाई का है। ठीक है, तो √2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला जो हमारा बनेगा ये √3 बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा ये। ठीक है, ये देखिए √3 ना, इसका स्क्वायर करेंगे धन इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो √3 आएगा। अब अगर इसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम रखते हैं इसको प्रकार की नोक को, और जितनी दूरी पे ये वाला पॉइंट बन रहा है, ध्यान से देखिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, यहाँ से देखिएगा ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करते हैं, यहाँ से इतनी दूरी लेकर के इसको कट करते हैं। जहाँ पे ये पॉइंट कट कर रहा है, देखिएगा ये जो पॉइंट है आपका, ये क्या हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं P है, ये हमारा Q है। तो हमने किया क्या, Q से O से Q तक की दूरी ली और Q से लेकर के एक हमने आर्क लगाया यहाँ पे, और जहाँ पर काटता है वो कितना हो जाएगा, √3। ठीक है, तो देखो √2 हमने निरूपित कर लिया, ये वाला पॉइंट A, और √3 भी हमने कर लिया B। अब देखते हैं हम √5 को। √5 के लिए हम क्या करेंगे, √5 के लिए हम कर सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा किस तरीके से कर, देखिएगा √5 को बनाने से पहले हम √4 को देख लेते हैं। √4 को अगर हम बनाएंगे तो हम √4 को ऐसे बना सकते हैं, पहले हम √3 को हमने बना ही लिया है, √3 का स्क्वायर धन 1 का, √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 3 और 1 मिलकर 4 हो जाएंगे। आइए बनाकर देखते हैं कितना आता है। ध्यान से देखिएगा, √3 हमारा बना है, हमें करना क्या है, यहाँ से सिर्फ 1 यूनिट की दूरी ले लेनी है, एकदम लंबवत लेनी है। ध्यान से देखिएगा, एकदम लंबवत दूरी यहाँ से हमने 1 यूनिट की ले ली। ठीक है, 1 यूनिट को लेने के बाद यहाँ से एकदम सीधा होना चाहिए ये। ठीक है, 1 यूनिट पूरा यहाँ से यहाँ तक होने के बाद क्या हो जाएगा, अब हमें करना क्या है, यहाँ से इसको ऐसे मिला देना है। ये जो दूरी हो जाएगी ये आपकी हो जाएगी √4 हो जाएगी, और यहाँ से इस 0 से लेकर के हम यहाँ तक क्या करते हैं, एक दूरी ले लेते हैं, जहाँ पे पॉइंट काट रहा है इसका नाम देते हैं, ये मान लेते हैं R है। ठीक है, तो जहाँ तक ये काट रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी ले लिया हमने R वाला, और इसको फिर यहाँ से ला करके हम एक आर्क लगाते हैं यहाँ पे। तो आप देखोगे ना कि ये किस पे काट रहा है, देखिए एकदम एग्जैक्ट 2 पे। देखो, क्योंकि आप जानते हो √4 यानी कि 4 का जो वर्गमूल होता है 2 होता है ना, देखिए यहाँ पे सीधे 2 पे आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, √4 हो जाएगा। अब जब आपने √4 बना लिया है तो आप √5 बनाना बहुत ही आसान है, देखिएगा किस तरीके से बनाएंगे इसको। आप √5 को आप लिख सकते हो √4 का स्क्वायर धन 1 का स्क्वायर, क्योंकि √4 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 1 मिलकर कितना हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। आइएगा फिर वही प्रोसीजर करते हैं। देखिएगा √4 यहाँ पे बना हुआ है, क्या करते हैं, इसके जस्ट लंबवत यहाँ पे रखेंगे और 1 यूनिट की लंबवत दूरी लेंगे। देखिएगा यहाँ पे R पे हमने रखा है 1 यूनिट, और यहाँ से हम 1 यूनिट की लंबवत दूरी लेंगे। ठीक है, लंबवत ही होना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे ये बन गया हमारा, ठीक है, एकदम बन गया 1 यूनिट का। ये कितना है, 1 यूनिट है, ये भी कितना था, 1 यूनिट था। ठीक है, ये 1 यूनिट है। अब देखिएगा, अब हम करते क्या है, इसको यहाँ से मिला देते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये जो दूरी होगी आपकी वो √5 हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसको संख्या रेखा पर दिखाना है तो क्या करेंगे, यहाँ से इस दूरी, इसको हम पॉइंट पहले नाम देते हैं, यस नाम देते हैं इस पॉइंट को। यस तक की दूरी को हम ऐसे लेते हैं, यहाँ से यस तक की दूरी को ये है, और यहाँ से इसको ऐसे होते हुए ये देखते हैं जहाँ पर ये काटेगा, देखिएगा ये वाला पॉइंट जहाँ पे ये काट रहा है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, √5 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आपका मान लो ये A था, ये B था, इस √4 को हम C मान लेते हैं,
तो ये डी वाला पॉइंट जो है आपका रूट 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है कोई भी संख्या अगर आपको दी है तो उसका संख्या रेखा पर निरूपण कर सकते हैं। एक बार इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। रूट 2 किस तरीके से होता है, फिर रूट 3, फिर रूट 4, फिर रूट 5। ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।